प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में रामबली नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामबली बहुत ही चतुर चालक बुद्धिमान था, किंतु वह एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन है ना गुड़ है। आप यह सब चीज किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों हलवा खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सभी चीज लेकर आता हूँ। तो वह मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कहे तो दिया कि यह सब चीज लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लाऊं और कहां से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। सोचने लगा, चलो अपने पड़ोसी सूर्य सिंह के पास चलता हूँ, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब रामबली अपने पड़ोसी के घर पर पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, अरे तुम रामबली आओ, क्या हाल चाल है और भाभी कैसी हैं? और सब कुछ तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी है। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। पड़ोसी सूर्य सिंह मन ही मन सोचने लगा, यह गरीब पकड़ भला कहां से चुकाएगा उधार? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़ने ही पड़ेगी। यह सोचकर वह बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो मित्र। देखो ना, मैं तो वैसे राजा का महावत हूं, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूं। आजकल तो मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालात के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फुटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से कुछ ला सकूं। ओ, तब तो मैंने कह के तुम्हें तकलीफ दे दी। अच्छा चलता हूँ मैं। ए जी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो महावत हड़बड़ा गया, मगर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद रामबली उसके घर से चला गया। रामबली सोचने लगा, सूर्य सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसीलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते रामबली की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर रामबली ने पूछा, क्यों भाई, किसका मकान है? यह आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? राहगीर आगे कहा, आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी, नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। ये सब बातें सुनकर रामबली मन ही मन में सोचने लगा, कल होगी दावत, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। रामबली मन ही मन में कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वह सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा और व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी, बेसन कितनी बोरियां होगी गोदाम में? राम राम भैया, कहाँ से आए हो? मैं सेठ शंभू प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है। लड़का हुआ है सेठ जी को? अच्छा, तब तो हमारी तरफ से बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? ये तो मुझे पता नहीं। मुझे तो केवल इतना कहा है कि लाला सूरज भान के यहाँ पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है। इस हाथ लेते हैं और उस हाथ बेच देते हैं। फिर भी यूं समझ लो कि कम से कम 30 से 40 बोरियां होगी, और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दिलवा देता हूँ।
सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाया। हरिया, ओ हरिया, अरे भाई हरिया, जल्दी इस आदमी को 1 पाव बेसन दे दो। यह नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ शंभू प्रसाद जी को दिखा देगा। रामबली ने 1 पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद रामबली वहां से एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा। राम राम लाला जी। जय राम जी की। घी के 50 पीपे होंगे सेठ जी। 50 क्यों 100 मिल जाएंगे। पर तू आया कहां से है, किसने भेजा है तुझे। सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है और कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है। घी के लिए पूछ रहे थे। कहे हैं कि खुला पीपी से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। क्या कल जो घी मुझसे गया था वो मिलावटी था। जाकर कहे दे। अपने सेठ से लेना है तो ले, नहीं तो ना ले। नमूना वोना हम नहीं देते। उसकी बात सुनकर रामबली हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। रामबली एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात कह सुनाई। वो सेठ कहने लगा, अरे सेठ शंभू प्रसाद ने हमें याद किया है। यह तो हमारे लिए खुशी की बात है। तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर घी मैं तुम्हें अभी दे देता हूं। और फिर सेठ ने एक बर्तन में रामबली को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। रामबली बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चला गया। इसके बाद रामबली एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही कि उसे नगर के सेठ शंभू प्रसाद ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक ढेले गुड़ की रामबली को देते हुए कहा, अरे तू जल्दी कर, ये ले, एक ढेले बिल्कुल चोखा गुड़ है और जल्दी लौट कर बताइए कि गुड़ की कितनी बोरियां भेज दो। फटाफट जा, कहीं मिठाई बनने में देर ना हो जाए। रामबली ने गुड़ के ढेले लेकर वहां से चला गया। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वह शाम के समय अपने घर पर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया और उसकी पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयुक्त की बात है, इस रात को राज्य के राजा प्रताप सेन भेष बदलकर उसी राज्य में घूम रहे थे और ठीक इस समय वह लकड़हारा रामबली की झोपड़ी के बाहर खड़े थे और दोनों पति पत्नी की बातें वो सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में रामबली ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भगवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। अभी क्यों नहीं खाएंगे? अरे वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत सूर्य सिंह। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी भी पत्नी का इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहां पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हाय राम, फिर तो मैं दिया बाटी भी न जलाऊंगी। अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर यह हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। इसी क्षण राजा प्रताप सेन भी झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सेन के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर रामबली और उसकी पत्नी दोनों को ही बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रामबली ने अपनी पत्नी से कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। रामवती ने तुरंत दिया जला दिया। तभी रामबली ने देखा कि वहां पर एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया और कहने लगा, तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ और हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप जो हलवा खा लिया तो मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मैं बड़ी ही मुश्किल से कुछ ना कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा करके लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, अच्छा जरा बताओ तो कि तुम किस प्रकार से यह सामान लेकर आए थे।
राजा के प्रश्न का उत्तर में रामबली ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। फिर रामबली बोला, अब तो सारा सामान भी खत्म हो गया है, अब हलवा और नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया। अब तुम मुझे स्वर्ण मुद्रा भी लेने लिए तैयार नहीं हो, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराज प्रताप सेन के राज दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहां से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम रामबली है, उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह के समय रामबली की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। जी सुनिए, आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले जानी चाहिए। अरे हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? अरे आप चिंता मत कीजिए, आप राजमहल जाइए, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहां तक उनको उपहार देने की बात है, परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था, मैंने उसके पर काट दिए हैं, उसको पालतू बनाने के लिए। आप तो लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाते हैं और दिन भर मैं घर में अकेली रहती हूँ। सोचा था कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूंगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। रामबली अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा प्रताप सेन के पास आकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो। मैं चारों सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत, हमें बताओ। महाराज, यह पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। यह कहते हुए उस दूत ने खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरा के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है हमारे महाराज का। अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? ये देखकर महाराज सोचने लगे कि इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह को अब प्रश्न नहीं किया जा सकता। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि बताएं इस पैगाम का क्या अर्थ है। परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर ना समझ सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन सुल्तानगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। राजा सोचने लगे, अब हम क्या करें, इस पैगाम का क्या उत्तर दें इस राजदूत को। तभी राज दरबार में रामबली का आगमन हुआ। रामबली ने महाराज को देखकर प्रणाम किया। उन्हें देखते ही रामबली समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। राजा ने भी रामबली को पहचान लिया। राजा प्रताप सेन की नजर जैसे ही रामबली पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से बेहद परेशान होने के बावजूद उन्होंने बड़े ही प्यार से रामबली का स्वागत किया। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध नहीं करवाया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूं। कल मैंने आपको नहीं पहचाना था, इसीलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे, इसमें माफी की क्या बात है? बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए। राजा प्रताप सेन और रामबली की बात को कोई मंत्री और दरबारी समझ न सका। कुछ देर बातें करने के बाद रामबली राजा प्रताप सेन के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में हैं। इसीलिए वह बोला, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं महाराज। यदि आप चाहे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं।
राजा प्रताप सेन ने एक शरण सोचा, फिर रामबली को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर रामबली ने कहा, ओ, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे दूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा हम पर बहुत ही उपकार होगा। रामबली ने अपने झोले में से कबूतर को निकाला और उस घेरों के बीच में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और उस घेरा के बाहर पड़े हुए गेहूं के दानों को देखने लगा। फिर आगे बढ़कर उसने सारे गेहूं के दाने को फटाफट चुग ली। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने को खा चुका था। यह देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने रामबली से पूछा, एक बात बताओ रामबली, ये कबूतर तुम किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार के रूप में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि यह आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। बात असल में यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था। इसीलिए मेरी पत्नी रामवती ने मुझे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। तो मैं एक कबूतर आपको उपहार के रूप में देने के लिए ले आया। राजा ने बड़ी खुशी से रामबली का उपहार स्वीकार किया। फिर कहने लगे, लेकिन एक बात और बताओ रामबली, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। सुल्तानगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर गेहूं के दानों को फैलाकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखते थे। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। रामबली की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश रामबली, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बड़ा ही पसंद आया है। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, रामबली के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार कीजिए। उस दिन के बाद से रामबली राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा।